Hello everyone, welcome to Learning Beyond Books. I am your educator Priyanka ma'am. Let's make learning simple and meaningful. पार्ट 1 में हमने वाटर स्कार्सिटी, उसके कॉजेज एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को डिटेल में समझा था। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, इरिगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन, वाटर को कंजर्व और मैनेज कैसे किया जा सकता है? इंडिया में इसका जवाब हमें एंशिएंट हिस्ट्री से मिलता है। एंशिएंट इंडिया से ही लोग डैम्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, एम्बार्कमेंट्स और कैनल्स बनाकर वाटर को स्टोर और मैनेज करते आ रहे हैं। इसी वजह से इंडिया की वाटर कंजर्वेशन की ट्रेडिशन हजारों साल पुरानी मानी जाती है। एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है श्रृंगवेरपुरा, जो कि प्रेजेंट डे प्रयागराज के पास स्थित है। फर्स्ट सेंचुरी BC में यहाँ गंगा रिवर के फ्लड वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम को लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन किया गया। इसी तरह कलिंगा, उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटका और कोल्हापुर, महाराष्ट्र में भी एडवांस इरिगेशन सिस्टम के एविडेंस मिले हैं। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक, जो उस समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक में से एक है, बनाई गई। और 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौस खास टैंक बनवाया था, जिससे सिरी फोर्ट एरिया को वाटर सप्लाई दी जा सके। ये एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि इंडिया में वाटर मैनेजमेंट की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है। अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। डैम। अ डैम इज अ बैरियर built across a river to obstruct or control the flow of water and create a reservoir for different purposes. सिंपल वर्ड्स में डैम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो रिवर्स के फ्लो को रोककर वाटर को स्टोर करती है। इस स्टोर वाटर को रिजर्वियर कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ रिजर्वियर। रिजर्वियर is an artificial lake where water is stored for future use. यानी फ्यूचर में इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए इसी स्टोर वाटर का यूज़ किया जाता है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। अब सवाल ये है कि इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्यों कहा जाता है? पहले डैम सिर्फ इरिगेशन के लिए बनाए जाते थे, लेकिन आज एक ही डैम कई अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। इसीलिए इन्हें मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। डेफिनेशन। अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स इज अ प्रोजेक्ट in which the stored water is used for many different purposes. Of multi-purpose projects. एक ही डैम से हमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट, इरिगेशन। स्टोर्ड वाटर फील्ड तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्रॉप्स को रेगुलर वाटर सप्लाई मिलती है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक पावर। फॉलिंग वाटर की एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिक जनरेशन की जाती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइडल पावर कहते हैं। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सिटीज़ और विलेजेस को क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाता है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन के लिए लार्ज क्वांटिटी में वाटर यूज़ करती हैं। फ्लड कंट्रोल। हैवी रेनफॉल के टाइम पे डैम्स एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करता है और फ्लड का रिस्क रिड्यूस करता है।
इनलैंड नेविगेशन, कुछ रिवर्स में वाटर ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल हो जाता है। फिश ब्रीडिंग, रिजर्वर्स फिशरीज डेवलप करने में हेल्प करता है। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म एग्जाम्पल्स, आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट, भाखड़ा नाकल प्रोजेक्ट, ये सतलुज और ब्यास बेसिन में स्थित है। इसका हाइड्रोलिक पावर जनरेशन और इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हीराकुंड डैम, ये महानदी रिवर पर बना है। इसका मेन पर्पस है वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल करना। डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज डैम्स। लार्ज डैम्स, अ बून और अ प्रॉब्लम। अब तक हमने डैम्स के एडवांटेजेस देखे, लेकिन हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। इसी वजह से रिसेंट ईयर में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और लार्ज डैम्स को लेकर काफ़ी डिबेट्स और प्रोटेस्ट हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर लोग लार्ज डैम्स को अपोज क्यों करते हैं। चलिए इसके रीजंस को एक एक करके समझते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज डैम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि रिवर का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है। जब किसी रिवर पर डैम बना दिया जाता है तो उसका नेचुरल फ्लो कंट्रोल हो जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोसिस्टम पर पड़ता भी। सेडिमेंटेशन, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझिए। Sedimentation is the process in which sand, silt, and small rock particles settle at the bottom of the reservoir. सिंपल वर्ड्स में रिवर अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट्स लेकर चलती है, लेकिन डैम के पीछे वाटर स्लो हो जाता है, इसलिए ये सेडिमेंट्स रिजर्वियर का बॉटम में जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से रिजर्वियर की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। रिवर के डाउन स्ट्रीम तक फर्टाइल सिल्ट नहीं पहुंच पाता। रिवर बेड रॉकी बन जाता है। एक्वेटिक लाइफ हैबिटाट्स खराब होने लगता है। यानी जो डैम फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया जाता है वही धीरे धीरे अपनी इफिशिएंसी लॉस करने लगता है। प्रॉब्लम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। डैम रिजर्व्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी वजह से फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट। डैम बनाने के बाद एक बड़ा रिजर्वर क्रिएट होता है। ये रिजर्वर कई बार फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड और विलेजेस को कम्प्लीटली वाटर के नीचे ले जाता है। इस प्रोसेस को सबमर्जेंस कहते हैं। सबमर्जेंस मीन्स द फ्लडिंग और श्रिंकिंग ऑफ लैंड वाटर। सबमर्ज्ड वेजिटेशन धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और इन्वायरमेंट को भी डैमेज करती है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज डैम्स। इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ साथ डैम्स सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट। Displacements means forcing people to leave their homes because of development projects or natural disaster. जब डैम बनता है तो कई विलेजेस और फॉर्म्स रिजर्वर के नीचे आ जाते हैं। इससे हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर। ये लोग अपना घर ही नहीं बल्कि लैंड, लाइवलीहुड, फॉरेस्ट रिसोर्सेज सब कुछ खो देते हैं। कई फैमिलीज़ को प्रॉपर रिहैबिटेशन भी नहीं मिल पाता। नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसी इशू को लेकर इंडिया में एक फेमस मूवमेंट शुरू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज a people's movement started against the सरदार सरोवर डैम on नर्मदा रिवर। इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना।
डिस्प्लेस्ड पीपल को जस्टिस दिलाना, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन इंश्योर करना। हु पार्टिसिपेटेड, इस मूवमेंट में शामिल थे ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ये मूवमेंट सिर्फ डैम के अगेंस्ट नहीं था, ये डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की डिमांड भी कर रहा था। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर गुजरात में बना है। ये इंडिया का लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये प्रोजेक्ट 4 स्टेट को कवर करता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ड्रॉट प्रोन एरियाज को वाटर सप्लाई करना है। थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस और हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट लेते हैं, लेकिन इसी प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे विलेजेस और फॉरेस्ट भी सबमर्ज्ड हुए हैं। इसी वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज्ड। लार्ज स्केल इरिगेशन के बाद फार्मर्स ने ट्रेडिशनल क्रॉप्स छोड़कर वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स उगाना शुरू किया, जैसे शुगर केन, कॉटन, पैडी। ये क्रॉप्स ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा वाटर का नीड होती है। द इंक्रीज in salt content of soil due to excessive irrigation। सिंपल वर्ड्स में, जब फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है तो वाटर एवोपरेट हो जाता है, लेकिन सॉल्ट सॉइल में ही रह जाता है। इससे सॉइल इनफर्टाइल होने लगती है। ये एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है। सोशल इनइक्वालिटी। इरिगेशन का बेनिफिट सबको इक्वल नहीं मिलता। लार्ज फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स को कंपैरेटिवली कम बेनिफिट मिलता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि रिच और पुअर के बीच में गैप और बढ़ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर। वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर ग्रुप उसका यूज़ अपने पर्पस के लिए करना चाहता है। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुजरात में साबरमती बेसिन फार्मर्स और अर्बन एरियाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ड्रॉट के टाइम सिटीज़ को वाटर सप्लाई को प्रायोरिटी दी गई। फार्मर्स ने इसका प्रोटेस्ट किया। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। कभी कभी स्टेट्स के बीच में भी रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। डेफिनेशन है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 or more स्टेट ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर। एग्जाम्पल, कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स। महाराष्ट्र ने कोयना प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा वाटर डाइवर्ट किया। इस पर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका मानना था कि डाउन स्ट्रीम फ्लो कम हो जाता है, जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों इफेक्ट होती हैं। फेलियर ऑफ लार्ज डैम्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कई डैम्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीटली अचीव नहीं कर पा रहे हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए बने डैम्स में सेडिमेंटेशन हो गई। हैवी रेनफॉल के टाइम एक्सेस वाटर रिलीज करना पड़ा। रिजल्ट, फ्लड और भी सीवियर हो गए। अदर प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डैम से वाटर बोर्न डिसीजेस बढ़ जाती हैं, पेस्ट इंसेक्ट्स हो सकती हैं, सॉइल इरोजन हो सकती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है। कुछ एरियाज में अर्थक्वेक ट्रिगर होने लगता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अब तक हमने देखा कि लार्ज डैम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट भी हैं।
इसी वजह से लोगों ने फिर से ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। इन्हीं मेथड्स में से एक सबसे बड़ा मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। सिंपल वर्ड्स में, जब हम रेन वाटर को वेस्ट होने देने के बजाय कलेक्ट करके स्टोर करते हैं और ज़रूरत के समय यूज़ करते हैं, तो इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये वाटर कंजर्वेशन का एक सिंपल, लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली मेथड है। इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब क्वेश्चन आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वाटर स्कार्सिटी कम होती है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लडिंग का रिस्क कम हो जाता है, समर सीजन में भी वाटर अवेलेबल रहता है। इसीलिए आज के टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में क्लाइमेट और रेनफॉल अलग अलग है, इसीलिए हर रीजन ने अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स डेवलप की है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। गर्ल्स और कुल्स। वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज के हिल्स में लोग गर्ल्स या कुल्स बनाते हैं। गर्ल्स और कुल्स आर स्मॉलर diversion channels that carry water from mountain stream to agricultural field. सिंपल लैंग्वेज में, ये एक छोटी कैनल होती है जो माउंटेन स्ट्रीम का वाटर फार्म्स तक पहुंचाती है। इनका मेन पर्पस इरिगेशन है। इनअंडेशन चैनल्स। बंगाल। बंगाल के फ्लड प्लेन्स में लोग इनअंडेशन चैनल्स का यूज़ करते हैं। ये फ्लड वाटर को फील्ड्स तक ले जाकर इरिगेशन में हेल्प करता है। इससे फ्लड वाटर वेस्ट भी नहीं होता और फार्मिंग भी इम्प्रूव होती है। खाद्यंस। जैसलमेर, राजस्थान। अब बात करते हैं खाद्यंस की। खाद्यंस आर रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर वेयर रेन वाटर इज अलाउड टू कलेक्ट इन एग्रीकल्चरल फील्ड। सिंपल वर्ड्स में, रेन वाटर को फील्ड्स में ही स्टोर किया जाता है ताकि सॉइल मॉइस्चर बनी रहे और क्रॉप को सफिशिएंट वाटर मिल सके। जोहेड्स, राजस्थान। राजस्थान के कई पार्ट्स में जोहेड्स बहुत फेमस है। जोहेड्स आर स्मॉल ईस्टर्न चेक डैम्स यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ये छोटे छोटे अर्थन स्ट्रक्चर होते हैं जो रेन वाटर को स्टोर करते हैं और ग्राउंड वाटर के लेवल को इम्प्रूव करते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Rooftop rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from the roof of the building and storing it for future use. ये मेथड आज भी इंडिया के कई सिटीज़ और विलेजेस में यूज़ किया जा रहा है। हाउ डज रूफटॉप हार्वेस्टिंग वर्क? इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले रेन वाटर रूफ पर गिरता है, फिर पीवीसी पाइप के थ्रू नीचे लाया जाता है। उसके बाद वाटर को सैंड और ब्रिक्स फिल्टर से क्लीन किया जाता है। फिल्टर वाटर को अंडरग्राउंड सम्प्स या स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। अगर स्टोरेज टैंक भर जाए तो एक्स्ट्रा वाटर वेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, यानी एक ही सिस्टम से स्टोरेज भी होती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी। टंकाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर, बरमर और फलौदी डिस्ट्रिक्ट में लोग ट्रेडिशनली टंकाज बनाते हैं। टंकाज आर अंडरग्राउंड टैंक्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। ये टैंक्स घर के कोर्टयार्ड या हाउस के अंदर बनाए जाते हैं। रेन वाटर स्लोपिंग रूफ से पाइप के थ्रू डायरेक्टली टंका में कलेक्ट हो जाते हैं।
एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फर्स्ट रेनफॉल का वाटर कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि पहली रेन रूफ और पाइप को क्लीन कर देती है। उसके बाद वाली रेन और क्लीन वाटर को स्टोर किया जाता है। ये स्टोर वाटर पूरे समर सीजन में ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। इस वाटर को पलर पानी भी कहा जाता है और इसे सबसे पुराने नेचुरल वाटर फॉर्म्स में से एक माना जाता है। शिलोंग, एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। शिलोंग के पास चेरापूंजी और माओशनम दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। फिर भी शिलोंग में वाटर स्कार्सिटी देखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेनफॉल का वाटर प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पाता। इसी वजह से शिलोंग का ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। गेंदाथुर विलेज, कर्नाटका। अब एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखते हैं। कर्नाटका का गेंदाथुर विलेज में लगभग 200 हाउस होल्ड्स ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। विलेज में एनुअल रेनफॉल लगभग 1000 मिलीमीटर होती है। हर हाउस होल्ड एक साल में लगभग 50,000 लीटर रेन वाटर कलेक्ट कर लेता है। इसी इनिशिएटिव की वजह से गेंदाथुर को रेन वाटर रिच विलेज के रूप में देखा जाता है। ये एग्जाम्पल बताता है कि अगर लोकल कम्युनिटीज मिलकर काम करें तो वाटर स्कार्सिटी को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। अब बात करते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन की, जो एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। What is bamboo drip irrigation? Bamboo drip irrigation is a traditional method of irrigation in which bamboo pipes are used to carry water from spring and streams to agricultural field. सिंपल लैंग्वेज में इस मेथड में बैम्बू के हॉलो पाइप्स का यूज करके माउंटेन स्प्रिंग्स और स्ट्रीम्स का वाटर फील्ड तक पहुंचाया जाता है। ये टेक्निक मेनली मेघालय के खासी और जनातिया हिल्स में यूज़ की जाती है। हाउ डज इट वर्क? माउंटेन स्प्रिंग से वाटर बैम्बू चैनल्स में फ्लो करता है। ये बैम्बू पाइप्स ग्रेजुअली नैरो होते हैं, जिससे वाटर का फ्लो कंट्रोल होता है। फाइनली वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचता है। इसी वजह से इसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन: वाटर का वेस्टेज भी बहुत कम होता है। इरिगेशन नेचुरली ग्रेविटी के थ्रू होती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये इको फ्रेंडली और लो कॉस्ट टेक्निक है। रिमोट और हिली एरियाज के लिए भी बहुत यूज़फुल है। ग्राउंड वाटर और वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ भी होता है। तो आज हमने सीखा कि इंडिया में वाटर कंजर्वेशन की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है। हमने मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स और उनके बेनिफिट समझे। फिर हमने जाना कि लार्ज डैम्स का इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। इसके बाद हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में भी पढ़ा। और फाइनली हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इंडिया के ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को भी समझा। एक बात हमेशा याद रखिए, वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड। इसलिए वाटर कंजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That brings us to end of the chapter 3 of water resources. I hope this chapter is now much easier to understand. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Learning Beyond Books. Thank you for watching.